हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं बुक बिल्डिंग मेथड के बारे में, जो कि प्राइमरी मार्केट की सोल है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज़ बुक बिल्डिंग मेथड एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ बुक बिल्डिंग। बिफोर मूविंग ऑन विद माय वीडियो, आई रिक्वेस्ट you all to subscribe my channel and hit the bell icon, so whenever I upload a new video, so you get all the notifications. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ बुक बिल्डिंग। देखिए, जो बुक बिल्डिंग है इसको 1995 में मालेगम कमेटी ने रिकमेंड किया था, जिसके बाद इसको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। इसका जो मैकेनिज्म है वो इस बेसिस पे काम करता है कि हम आम पब्लिक के पास एक ऑफ़र लेके जाएंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बिड कीजिए, और उस बिड के बेसिस के ऊपर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के प्राइस को डिटरमाइन किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है कि लोग पहले किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए बिड करेंगे और अकॉर्डिंग टू डिमांड डिसाइड होगा कि कितने रुपए में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जनरल पब्लिक को देना है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि जब वो ऑफ़र पब्लिक में लाया जाएगा तो उस टाइम उसका फाइनल प्राइस हमारे पास नहीं होने वाला। बुक बिल्डिंग में जो हमारे पास डिमांड क्रिएट होगी उसके बेसिस के ऊपर फाइनल प्राइस को निकाला जाएगा, और जो फाइनल प्राइस की कैलकुलेशन है उसी कैलकुलेशन के लिए ही हम बुक बिल्डिंग मेथड को यूज़ करते हैं। इसको समझने से पहले हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ को समझना ज़रूरी है, और वो है आईपीओ और एफपीओ। पहले हम समझते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों केसेस में हम बुक बिल्डिंग मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि दोनों कैसे एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि एक कंपनी अभी स्टार्ट हुई है, जस्ट आफ्टर द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो पहली बार मार्केट में आई और उसने पब्लिक के सामने अपने शेयर्स को ऑफर किया, तो विल कॉल इट आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब 10 साल के बाद कंपनी को और पैसों की ज़रूरत पड़ गई और फिर से मार्केट के अंदर आई और दूसरी बार उसने फिर से अपने शेयर्स पब्लिक के अंदर ऑफर किए, तो हम उसको कहेंगे एफपीओ, दैट इज़ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, या हम कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर के नाम से इसको बुलाएंगे। और दोनों ही केसेस के अंदर क्या होगा, प्रोस्पेक्टस प्रिंट होगा, कंपनी की सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में होगी। दे विल टॉक अबाउट व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन द फ्यूचर, व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, how they have performed earlier in case of FPO, and they will market their financial instrument, and if people like the idea they will buy the shares। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि जब भी कोई कंपनी FPO लेकर आती है तो वो कभी भी अपनी ऑथोराइज कैपिटल को क्रॉस नहीं कर सकती। अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल 100 करोड़ है, कंपनी ने आईपीओ के थ्रू 60 करोड़ रुपीस मार्केट से रेस कर लिया है, तो अब वो एफपीओ के थ्रू ओनली 40 करोड़ से एक्स्ट्रा रेस कर सकती है, वह इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। अब हम समझते हैं कि बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या है, क्या क्या स्टेप्स बुक बिल्डिंग में इन्वॉल्व हैं। ये हमारे पास 8 स्टेप्स यहाँ पर हैं। इनको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको बुक बिल्डिंग क्यों कहा जाता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पब्लिक के अंदर ऑफर करती है तो वो पब्लिक को रिक्वेस्ट करती है कि वो उस कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेशन दें, और जब वो एप्लीकेशन देंगे तो वो अपना नाम, एड्रेस, डीमैट अकाउंट का नंबर, पैन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी डिटेल उस फॉर्म में मेंशन करेंगे। और कंपनी क्या करेगी, जो कि अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इशू कर रही है, वो एक डिजिटल बुक क्रिएट करेगी। उस बुक के अंदर उन सभी एप्लीकेंट्स की डिटेल को डाला जाएगा। वो क्यों डाला जाएगा, क्योंकि हमें लास्ट के अंदर डिसाइड करना है कि किस प्राइस के ऊपर हमें वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पब्लिक को देना है, और प्राइस है वो किस बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि कितनी डिमांड आई है। और डिमांड का कैसे पता लगेगा, एप्लीकेशन के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास एप्लीकेंट की है हम उसको एक डिजिटल बुक में डालेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एड्रेस, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, और इसके अलावा कितने शेयर्स वो लेना चाहता है, ये सारी की सारी डिटेल हमें एक बुक के अंदर मेंशन करनी होती है। क्योंकि इशूइंग कंपनी एक बुक को मेंटेन करती है, तो हम इसको बुक बिल्डिंग मेथड के नाम से बुलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन इसके स्टेप्स के साथ। सबसे पहला स्टेप क्या है, मर्चेंट बैंकर। देखिए, मार्केट के अंदर इशू को लेकर आना आसान बात नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्क है।
बहुत ज़्यादा पेपर वर्क मांगता है और इसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको हम मर्चेंट बैंकर के नाम से बुलाते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना इशू मार्केट में लेकर आती है तो वो मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प लेती है, मर्चेंट बैंकर्स को हायर करती है जो कि अपनी फ़ीस चार्ज करते हैं। कई सारी कंपनीज मार्केट में अवेलेबल हैं जो ये काम कर रही हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनले है, वो काफ़ी फेमस मर्चेंट बैंकर है। और मर्चेंट बैंकर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है कंपनी को? सबसे पहले तो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ या एफपीओ लेकर आती है तो सबसे पहले तो उनको अपना प्रोस्पेक्टस मार्केट में लाना होता है जिसमें कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो ये मर्चेंट बैंकर क्या करते हैं, पहले प्रोस्पेक्टस को रेडी करते हैं और उस प्रोस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करने से पहले सेबी को दिया जाता है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी चेक करता है कि प्रोस्पेक्टस में कोई गलत इंफॉर्मेशन तो नहीं है और अगर उन्हें सब कुछ ठीक लगता है तो फाइनल कर देते हैं और फिर वो प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास दिया जाता है। आरओसी के पास प्रोस्पेक्टस सबमिट करने से 21 दिन पहले हमें सेबी के पास ये सबमिट करना जरूरी है। टाइम पीरियड, आपका अगर इशू मार्केट के अंदर आएगा तो सेबी की तरफ से बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम 3 डेज़ के लिए, मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए वो ओपन होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका इशू मंडे को आ रहा है तो कम से कम 3 दिन के लिए ओपन होगा, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। मतलब इन 3 दिनों में लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो 4 डेज़, 5 डेज़, 6 डेज़ और मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 7 डेज़ कर सकते हैं। अभी मर्चेंट बैंकर को डिसाइड करना है कि 3 दिन के लिए ओपन रखना है, 4 डेज़ के लिए, 5 डेज़ के लिए, 6 डेज़ के लिए या फिर 7 डेज़ के लिए। एंड द लास्ट वन, दैट इज़ अ प्राइस बैंड। जब भी एप्लीकेंट कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में ये मेंशन करना पड़ेगा कि वो कितने शेयर्स खरीदना चाहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। यहाँ पर प्राइस को लेके 2 लिमिट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस। फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस एंड कैप का मतलब होता है मैक्सिमम प्राइस, और इन दोनों के स्प्रेड को हम प्राइस बैंड के नाम से बुलाते हैं। एज पर सेबी नॉर्म्स, प्राइस जो बैंड है वो 20% ही हो सकता है। 20% इन द सेंस कि अगर आपका मिनिमम प्राइस 50 है तो आपका मैक्सिमम प्राइस उसका 20% कितना हो गया, 50 का 10 तो 60 होगा, 50 to 60, ये आपका मैक्सिमम रेंज है। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि आपका फ्लोर प्राइस और मिनिमम प्राइस 100 है तो आपका कैप और मैक्सिमम प्राइस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 120। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 20% से कम तो हो सकता है पर 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं एग्जांपल लूँ, मैं ये कहूँ कि अगर फ्लोर प्राइस 100 है और अगर कैप प्राइस 110 है तो चलेगा। अगर मैं ये कहूँ 100 से 115 है तो चलेगा, 100 से 120 है तो चलेगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ 100 से 130 है तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लोर और कैप के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना निकल कर आ गया, 30% का। तो प्राइस बैंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी कोई कंपनी अपना इशू लेकर आती है तो प्राइस बैंड मेंशन करती है और जितने भी एप्लीकेंट हैं उनको जिस भी रेट के ऊपर वो शेयर चाहिए वो रेट उस प्राइस बैंड के बीच में ही होना चाहिए। अगर कंपनी का प्राइस बैंड 30 से 34 रुपये के बीच में अगर मैं कहूँ है तो अगर कोई भी एप्लीकेंट शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 30 से 34 के बीच में ही कोई प्राइस एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोस्पेक्टस बनेगा और जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास और स्टॉक एक्सचेंज के पास प्रोस्पेक्टस सबमिट करने से पहले एक ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट तैयार होगा जिसमें कंपनी की सारी जानकारी होगी एंड कंपनी विल सबमिट द सेम प्रोस्पेक्टस विद सेबी। हम इसको ड्राफ्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी फाइनल नहीं है। जब तक हमें सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता हम इसको फाइनल प्रोस्पेक्टस के नाम से नहीं बुला सकते। अब सेबी क्या करेगा, सेबी जो प्रोस्पेक्टस, जो ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस हमें इशूइंग कंपनी से मिलता है सेबी को, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा और लोगों से रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़िए और अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर दीजिए। और अगर सेबी कोई ऐसी गलती पकड़ता है प्रोस्पेक्टस में तो वो कंपनी को कहेगा कि इसको बदल के लाइए। जब वो अपनी ओपिनियन देता है प्रोस्पेक्टस को लेकर तो वो कमेंट्स को भी चेक करता है जो कि उसको कहाँ से मिलते हैं, वेबसाइट से जहाँ पे उन्होंने अपना ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस को अपलोड किया हुआ था। तीसरे केस पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ सिंडिकेट मेंबर्स। देखिए सिंडिकेट मेंबर्स क्या है, ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, ब्रोकर्स। अब पूरी कंट्री के अंदर पूरे
हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में ब्रोकर्स हैं और हमें इनको हायर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें आम पब्लिक तक पहुंचना है। हमें हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में जाना है, लोगों को कन्विंस करना है कि मेरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करें। तो ब्रोकर्स का जो नेटवर्क है वो क्या करेगा, आपकी इसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा हमारे पास कौन होंगे, अंडर राइटर। अंडर राइटर्स क्या काम करेंगे, वो आपको गारंटी देंगे कि अगर आपके शेयर्स पब्लिक नहीं खरीदती तो जितना भी आपका हिस्सा पब्लिक नहीं खरीदेगी उसको लेने की जिम्मेवारी हम लेते हैं। ब्रोकर और अंडर राइटर फ्री में काम नहीं करते, ये अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट क्या लेते हैं, कमीशन लेते हैं। जितने भी शेयर्स ये बिकवाएंगे कंपनी के, उनको उसके बदले में कमीशन दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, रिक्वेस्ट फॉर बिड्स ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी। अब एक बार सिंडिकेट मेंबर मतलब ब्रोकर्स को आपने हायर कर लिया, अब ये ब्रोकर पब्लिक को क्या करेंगे, कन्विंस करेंगे कि आप इस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करिए, आप एप्लीकेशन फॉर्म भरिए। एप्लीकेशन फॉर्म सिंडिकेट मेंबर प्रोवाइड करेगा पब्लिक को और उनसे पूछेगा कि बताइए कितने शेयर्स आप लेना चाहते हैं और किस प्राइस पे आप लेना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूँ कि जब भी कोई आईपीओ या एफपीओ मार्केट में आता है तो आप सिंगल शेयर के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे लॉट का साइज़ होता है। अगर मैं ये कहूँ कि लॉट का साइज़ 10 का है तो कम से कम 10 शेयर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 1 लॉट। अगर आप 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हो तो 20, 3 लॉट का मतलब क्या हो गया, 30। लॉट का साइज़ फिक्स्ड होता है और ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी। उसके बाद क्या होगा, एग्रीगेट एंड फॉरवर्ड ऑल ऑफर्स टू द बुक रनर। जैसा कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, हम इस मैकेनिज्म को बुक बिल्डिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि कंपनी एक डिजिटल बुक बनाती है और जितने भी एप्लीकेंट शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनकी पूरी डिटेल बुक के अंदर मेंशन की जाती है, जैसे उनका नाम, उनका एड्रेस, पैन नंबर, डीमैट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ शेयर्स दे वांट एंड द प्राइस एट विच दे वांट शेयर्स। बट द प्राइस शुड लाई बिटवीन द प्राइस बैंड, दैट इज बिटवीन फ्लोर प्राइस एंड द कैप प्राइस। अगर आप फ्लोर प्राइस से कम प्राइस मेंशन करते हो या कैप से ज़्यादा का प्राइस मेंशन करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो क्या होगा, जितने भी ब्रोकर हैं जिनको एप्लीकेशन आम पब्लिक से मिलेगी वो उसकी सारी की सारी जानकारी डिजिटली क्या करेंगे, पहुंचा देंगे मर्चेंट बैंकर के पास, और वो अपने डिजिटल रिकॉर्ड के अंदर एक जो बुक उन्होंने मेंटेन किया उसके अंदर सभी एप्लीकेंट्स के रिकॉर्ड को एंटर कर देंगे। अब उसके बाद क्या होने वाला है, ये जो बुक है इसको डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा, क्योंकि जो सिंडिकेट मेंबर्स हैं, जो ब्रोकर्स हैं, वो रोज़ नए नए लोगों को कन्विंस करेंगे। डेली उनके पास लोग आएंगे, फॉर्म भरेंगे और डेली बेसिस पे क्या होगा, ये सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है ये भेजी जाएगी मर्चेंट बैंकर्स के पास। और ये कब तक चलेगा, जब तक कि इशू ओपन है। और इशू कब तक ओपन रह सकता है, मिनिमम फॉर 3 डेज़ एंड मैक्सिमम फॉर 7 डेज़। तो मैक्सिमम जो भी हमारा पीरियड, जितने टाइम के लिए वो इशू ओपन हुआ है उतने वक्त तक क्या चलेगा, ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि किस रेट के ऊपर आम पब्लिक को शेयर्स मिलेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी शेयर्स मिले नहीं हैं, अभी आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिसमें आपने क्या बताया कि कितने शेयर्स आप लेना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लॉट, 1 लॉट, 2 लॉट और 3 लॉट, और किस प्राइस पे आप लेना चाहते हो। और प्राइस भी किसमें, प्राइस बैंड के बीच में। आपने एक प्राइस बैंड में से एक पर्टिकुलर प्राइस आपने चूज़ कर लिया। अब जिस रेट पे आपको शेयर्स मिलेंगे हम उसको क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस के नाम से बुलाते हैं। अब होता क्या है कि जब वो इशू का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, दैट इज़ 3 to 7 डेज जो भी होगा कंपनी का, अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद वो क्या करेंगे, मर्चेंट बैंकर से कंपनी डिस्कस करेगी और वो डिसाइड करेंगे कि किस रेट के ऊपर हमने आम पब्लिक को शेयर्स देने हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कट ऑफ प्राइस डिसाइड कैसे होता है, इसकी टेक्निक को हम बोलते हैं डच ऑक्शन। डच ऑक्शन क्या कहती है कि आप हाईएस्ट प्राइस से शुरू करो और प्राइस को तब तक कम करते जाओ जब तक कि आपके सारे के सारे शेयर्स ना बिक जाएं। आइए समझते हैं डच ऑक्शन कैसे काम करता है। मैं एग्जांपल ये ले रहा हूँ कि एक कंपनी है, उसने अपना एक इशू मार्केट में लाया, वो 10 लाख शेयर मार्केट में बेचना चाहते हैं। उनका प्राइस बैंड है 50 to 60 का, फ्लोर प्राइस इज 50 एंड द कैप प्राइस इज 60। तो शुरू करते हैं हाईएस्ट प्राइस से। सबसे पहले हमने देखा 60 रुपये के ऊपर, कोई शेयर्स की डिमांड नहीं है, ज़ीरो। फिर उन्होंने क्या किया, प्राइस को कम किया, देखा कि 59 रुपीज़ पे क्या डिमांड है, 59 रुपीज़ पे कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स की डिमांड आ गई, तो टोटल 2 लाख शेयर्स हो गए। लेकिन कंपनी को 10 लाख शेयर बेचने हैं, बट यहाँ पे अगर 59 रुपीज़ वो कट ऑफ प्राइस डिसाइड करें तो वो सिर्फ 2 लाख शेयर ही बेच पाएंगे, 8 लाख रह जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, प्राइस को और कम करेंगे। अब और कम किया तो 4 लाख की डिमांड आ गई, तो टोटल डिमांड कितनी होगी, 6 लाख। किस बेसिस पे 6 लाख हुई, कि जो पर्सन
59 रुपीज़ में शेयर्स लेने को तैयार है, 58 में तो लेने को तैयार होगा ही ना। तो मतलब 58 में टोटल डिमांड कितनी होगी, 6 लाख, बट स्टिल वी कैन नॉट डिसाइड 58 बिकॉज वी हैव टू सेल 10 लाख। दे विल अगेन रिड्यूस द प्राइस। 57 पे डिमांड आ गई 1 लाख की, टोटल कितने हो गए 7 लाख। 56 से हमारे पास कितनी डिमांड आ गई 3 लाख, और टोटल कितने शेयर्स की डिमांड हो गई 10 लाख। यहाँ पे हमारा टारगेट अकम्प्लिश हो गया। कंपनी को 10 लाख शेयर बेचने थे और 56 के ऊपर अगर वो रेट फाइनल करें तो सारे के सारे 10 लाख शेयर बिक जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, दिस 56 रुपीज़ इज योर कट ऑफ प्राइस। हम इस पूरे मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, डच ऑक्शन के नाम से बुलाते हैं। अब ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कितने रुपए पे कितने शेयर की डिमांड आई। हमने एक डिजिटल बुक बनाई हुई थी जहाँ हम सारे एप्लीकेंट्स का रिकॉर्ड हमने रखा हुआ था, और उस रिकॉर्ड से हम क्या करेंगे, ये पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेंगे। दिस इज़ हाउ दे विल डिसाइड द कट ऑफ प्राइस। और एक बार ये कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो जाएगा तो लोगों को शेयर्स दे दिए जाएंगे, लेकिन शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने 56 से 60 रुपीज़ के बीच में अप्लाई किया था। मतलब अगर किसी ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में 55 रुपीज़ का प्राइस मेंशन किया था, उसको शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइस ही कितना रखा गया है 56। तो 59 वाले को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि सस्ता मिल रहा है, 58 वाले को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, 57 वाले को भी ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन 55 वाले को तो ऑब्जेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, महंगा मिल रहा है, और वैसे भी उनके 56 पे पूरे के पूरे शेयर बिक रहे हैं तो उनको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 55 वालों की जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगी। और एक बार कट ऑफ प्राइस डिसाइड हो गया तो फाइनली क्या होगा, जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेशंस होंगी उनके डीमैट अकाउंट के अंदर शेयर्स भेज दिए जाएंगे और उनसे पैसा कंपनी के पास आ जाएगा। लेकिन बुक बिल्डिंग में हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि इन्वेस्टर्स की कैटेगरी क्या है। बुक बिल्डिंग मेथड इन्वेस्टर को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जो हमारे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, हम इनको स्मॉल इन्वेस्टर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपए से कम के लिए शेयर्स अप्लाई करते हो, याद रखना 2 लाख रुपए नॉट शेयर, 2 लाख रुपए से कम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाएगा। आपके लिए टोटल इशू का 35% रिजर्व होगा। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कंपनी ने 10 लाख शेयर सेल करने हैं तो 3.5 लाख शेयर रिटेल इन्वेस्टर के लिए रिजर्व रखने कंपलसरी हैं, और रिटेल इन्वेस्टर को पूरी पेमेंट एडवांस में देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि पूरी पेमेंट कैसे निकालें जब कट ऑफ प्राइस ही डिसाइड नहीं हुआ। तो उनका मैकेनिज्म क्या है कि जो आपका कैप प्राइस है आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए जितने आपको शेयर चाहिए और उसकी पेमेंट दे दीजिए। अगर कट ऑफ प्राइस कैप प्राइस से कम रहता है और आपको शेयर्स मिलते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 59 रुपीज़ में 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया तो यहाँ पर मैं क्या बोलने वाला हूँ कि आपको पेमेंट करनी है 60 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो प्राइस बैंड था 50 to 60 का था, तो कैप प्राइस 60 है तो आप 60,000 रुपये दे दीजिए। अब होगा क्या कि यू हैव गिवन 60,000 रुपीज़। हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा कि हमारा कट ऑफ प्राइस क्या डिसाइड हुआ 56, तो आपका जो 4000 है वो आपको रिफंड हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी हमारे पास क्या है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अगर आप 2 लाख रुपए से ज़्यादा के लिए अप्लाई करते हो तो आप इस कैटेगरी में आते हो। आपको भी पूरी की पूरी पेमेंट एडवांस में देनी होगी, और इस केस के अंदर क्या होगा 15% आपका कोटा जो है फिक्स है। मतलब आउट ऑफ 10 लाख 1.5 लाख शेयर NII के लिए रिजर्व्ड हैं। और तीसरी कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनके लिए 50% कोटा रिजर्व है, मीन्स आउट ऑफ 10 लाख 5 लाख शेयर्स आर गोइंग टू बी इशूड टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। ये कौन होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे कि LIC है, वो किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर रही है, या फिर किसी और कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया तो हम उसको QIB के नाम से बुलाते हैं। इनके लिए 50% रिजर्व होता है, और जब ये शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको टोटल अमाउंट एडवांस में नहीं देना होता, इनको सिर्फ टोटल का 10% ही एडवांस में देना होता है, क्योंकि ये लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनका अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यही था मेरा पूरा का पूरा बुक बिल्डिंग मेथड के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and please press the bell icon so that you can get all the notifications. Thank you so much for watching.